अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? क्या हाल है? हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग? वैसे हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुल्क के हालात, हाउ इज़ द मुल्क डूइंग शुड बी द क्वेश्चन. इट इज़ नॉट डूइंग वेल. इट इज़ नॉट डूइंग वेल. और पता है क्या, लोग थक रहे हैं. लोग थक इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत हो गया और अब चाहते हैं कि इन मामलात का कोई सलूशन निकले, कोई मामलात बेहतरी की तरफ जाएं. लेकिन क्या करें कि जिसकी तरफ देखें हर शख्स, हर कोई, हर इदारा ऐसा लग रहा है अपनी 1.5 इंच की मस्जिद जमाए बैठा है और कोई मुल्क को कौम का नहीं सोच रहा. कोई ये नहीं सोच रहा कि इस मुल्क में गरीब आदमी इफ्तारी में केले अफोर्ड करने के काबिल नहीं रहा. केले अफोर्ड करने के काबिल आई एम श्योर सोचते होंगे, लेकिन ये प्रायोरिटी में बहुत नीचे है, क्योंकि और इतनी चीज़ें हैं, अपने इतने पर्सनल मफाद हैं, और फिर हर कोई समझता है कि वो सही है. तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे हो चुका है, दैट वी थिंक वी आर राइट एंड द अदर वन इज़ रॉन्ग. ऑल्दो हमेशा हम यही इंसिस्ट करते हैं कि ओपिनियंस हो सकते हैं लोगों के. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे मैच नहीं करता तो अगला गलत है, लेकिन हम उस नहज पे पहुंच गए जहां अगर हमारी तरह नहीं सोचते तो अगला गलत ही होगा. और बिल्कुल ऐसा ही हर कोई इसी तरह ही सोच रहा है. अच्छा जी, कौमी असम्बली का इजलास आपको पता है ये सुबह से जारी है और ऐसा लग रहा है कि रियासत के दो अहम सतून जुडिशरी और पार्लियामान आमने सामने आ खड़े हुए हैं. इट्स कंफर्म्ड. लग नहीं रहा, मतलब इट इज. सियासत हमेशा मुफाहमत, बातचीत और मुज़ाकरात के गिर्द घूमती है. जहां ऐसा नहीं होता वहां सियासी इंतशार होता है, जिसका आजकल पाकिस्तान को सामना है. अमली नमूना बना हुआ है पाकिस्तान इस केओस का. तमाम सियासी जमातें एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है. मैं तो कहता हूँ कौम में ऐसे लोग, फैक्शंस हमारे जो अवाम में हैं, क्या एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है. दोस्तियां छूट गई, रिश्तेदारियां खत्म हो गई. अच्छा, अब ये जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, ये आमने सामने किस तरह आ गई और करारदाद क्या मंजूर की गई, मेरा ख्याल है कि वो भी पहले आपको दिखा देते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन तो हम देंगे. एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर गेस्ट्स एज वेल. पार्लियामेंट की इस वाज़ेह करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान की अक्सरियती फ़ैसले को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुस्तरद कर दी. 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फ़ैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन व कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फ़ैसले को नाफिज़ अमल करार देती है. लिहाजा ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात के इनेकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है. वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फ़ैसले पर अमल ना किया जाए और मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करे. शुक्रिया. Now, I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. No. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. ओके, स्ट्रॉन्ग वर्डिंग ओवर देयर. अच्छा जी, राना सनाउल्लाह जो चंद दिन पहले बातें कर रहे थे ना, अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो ना रहे तो इमरान खान भी नहीं रहेंगे. सुनिए क्या कहा गया उनकी तरफ से. जिसका फैसला है वो चारों क्या कमतर जज हैं? क्या उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा नहीं है कि ये सो मोटो जो है वो खारिज तस्वर किया जाए? जब तक पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर अपना फैसला नहीं करती तो ये बात कब्ल अज़ वक्त होगी. और अगर पार्लियामेंट जो है वो थ्रू रेजोल्यूशन एक एक्ट या एक अमल जो है उसको इंडोर्स करती है तो मेरी नाक़िस राय में वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग होगा. पार्लियामेंट का हुक्म होगा जो रेजोल्यूशन होगा. और अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफ़ा हो ही जाना चाहिए. चलिए जी, ये मामला तो आपके सामने ही है. उधर इमरान खान साहब की क्या बात करें कि वो दहशतगर्दों को सेटल करने और
सेटल करने और उनके साथ बैठने नहीं, के लिए तो तैयार कि थे। वो दहशतगर्दों के साथ तो बैठने को तैयार है, लेकिन सियासी जमातों के साथ नहीं है। तो ये भी एक अब खैर असद कैसर का मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पे बयान, वो कहते हैं कि या पता नहीं कोई और था कि भाई पीएम की तरफ से डायरेक्ट दावत आएगी तो हम सोचेंगे, बात करेंगे। की तरफ से आ चुकी हैं दावतें, शुरू में आई थी ना। बिल्कुल। अच्छा जी, इस पे हम बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता ही है कैपिटल में मौजूद होते हैं तो बहुत सी खबरें इन तक पहुंच जाती हैं कराची पहुंचने से पहले। जी बिल्कुल, और मुनीफ फारूक ने भी हमें ज्वाइन की है, सो लेट अस गेट देयर ओपिनियन। अच्छा जी, हामिद मीर साहब, जाहिर है अब तासुर के अब तो ये सामने ही है मामला के पार्लियामान और जुडिशरी आमने सामने हैं। मुल्क को तो सर्टनली नुकसान ही होगा, लेकिन आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि आपकी वो बात भी अभी तक हमारे जहन में गूंज रही है कि कुछ भी हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमर्स। ये कुछ हो गया ना। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर हो गई है। और करारदाद जो है उसका मतन साफ बता रहा है कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली के नतीजे में कोई वजीर आजम या किसी वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो अटॉर्नी जनरल कोर्ट में कहेगा जी कि वजीर आजम को और हुकूमत को पार्लियामेंट ने पाबंद किया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। तो अगर आप समझते हैं कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है तो ठीक है, फिर आप जिन जिन अरकान पार्लियामेंट ने इस करारदाद के हक में वोट दिया उन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर सिर्फ वजीर आजम को या वजीर खजाना को या वजीर दाखिला को टारगेट करेगी तो एक कानूनी पेचीदगी पैदा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है वो चाहती ये है कि अदालत जो है वो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और अल्टीमेटली फिर ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है इसमें फिर वो एक और कानूनी नुक्ता निकालेंगे कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू होती है या जो उसकी प्रोसीडिंग होती है उस पर आप तौहीन अदालत नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी एक हमारे आइन में एक शिक शामिल है कि जो पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हो रही होती है या जो उसकी प्रोसीडिंग होती है तो उस पर अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अदालत के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो ना तो जज साहब जो हैं वो कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हुए हैं, ना ही पार्लियामेंट कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हुई है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और हिस्ट्री हमारी ये बताती है कि जब भी इस तरह का आईनी बहरान पैदा होता है और मामला अदालत में जाता है और अदालत जो है वो मामला हल नहीं कर पाती तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है इसका हमें अंदाजा तो है, लेकिन मीर साहब बीच में आपकी आवाज़ कट गई थी। जी कंटिन्यू कीजिए। जी मीर साहब कंटिन्यू कीजिए। जी मैं यही कह रहा था कि हमारी तारीख जो है वो यही बताती है कि जब कोई भी मसला सियासतदान हल नहीं कर सकते, पार्लियामेंट से मसला हल नहीं होता और वो अदालत में जाता है और अदालत भी मसला हल नहीं करती और बहरान शदीद हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो फिर डीरेल हो जाता है और फिर फौज को मुदाखलत पर मजबूर होना पड़ता है। बट सर क्या अब इन 2023 सोशल मीडिया के ज़माने में आपको पता ही है नौजवान वोटर की भी बड़ी तादाद है, इमरान खान साहब तो बड़ा रिलाई करते हैं, ये सब कुछ इतना आसान या इतना पॉसिबल है? वो तो अपने लोगों को पहले ही तैयार रहने की कॉल दे रहे हैं। मुनीफ फारूक आपके पास आएंगे। मीर साहब मुनीफ सबसे पहले तो यही बता दें क्योंकि मीर साहब भी ये कह रहे हैं और ये वैसे भी इन अ वेरी सिंपल टर्म अगर अदालत कोई जजमेंट पास करती है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो वो कंटेम्प्ट ही होता है। अब स्ट्रेट कट यहाँ भी यही चल रहा है। तो क्या अदालत जो है वो तौहीन अदालत कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को टेक फॉरवर्ड करेगी? और इस करारदाद का क्या मकसद है? ये इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है या इसका कोई और भी मानी है? बहुत शुक्रिया। देखिए जो करारदाद है वो एक सेंस ऑफ द हाउस है, इसका कोई बाइंडिंग इम्पैक्ट नहीं है किसी के ऊपर फ्रैंकली, और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है क्योंकि इसकी कोई मैकेनिज्म ऐसा है ही नहीं, ना ही इसकी कोई ऐसी लॉजिक बनती है। लेकिन देखिए क्योंकि ये सेंस ऑफ द हाउस है और जो कैबिनेट है उसमें वज़ीर आज़म ने कोई स्टैंड अलोन डिसीजन नहीं लिया, कैबिनेट के साथ मिलकर लिया है,
तो पूरी कैबिनेट, बेशक प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है और कैबिनेट को लीड करते हैं, लेकिन फिर भी जब कैबिनेट उसके अंदर ये बात सारी कर रही है तो उससे ये तो नहीं हो सकता कि आप पूरी कैबिनेट के ऊपर फॉर दैट मैटर आप कंटेम्प्ट लगा दें। और अभी कंटेम्प्ट तो देखिए, अभी तो मामला शुरू हुआ ही नहीं ना कंटेम्प्ट का। कंटेम्प्ट तो उस वक्त लगेगी या होगी जब कोई मामलात होंगे, यानी कि पहले आपने देखना है कि 11 अप्रैल को क्या वफाकी वज़ीर वज़ारत ख़ज़ाना कोई फंड जारी करती है या कोई ट्रांच उसकी जारी करती है। अच्छा नहीं करती तो फिर रिप्रेजेंटेशन दी गई, इलेक्शन कमीशन के लिए पैसे नहीं मिले। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट है जो कि सबमिट की गई थी। मुझे जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है और वो भी इन तमाम मामलात को गौर करेगा इनके ऊपर, और शायद वहां पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है या रियासती मौक़िफ़ है उसको एंडोर्समेंट मिलेगी। और जब उसको एंडोर्समेंट मिल जाएगी तो रियासत पाकिस्तान का ये फैसला होगा कि भाई आज के हालात ये हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट है ईस्टर्न बॉर्डर पे भी और खास तौर पे वेस्टर्न बॉर्डर पे। मुल्क में हालात कशीदा हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इतने मामलात चल रहे हैं, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। वो रिपोर्ट जब पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में तो जरा ये भी बताते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रेलिवेंट सेक्रेटरी थे गालिबन उनके साथ भी सलूक कोई नारवाई रखा गया और उस रिपोर्ट को भी कोई खास घास नहीं तो उस पर यह भी तो कहा गया था कि अगर बर्री अफवाज नहीं कर सकती तो एयरफोर्स और नेवी से करा लें ड्यूटियां, मतलब करा लें, शायद इसके बाद किसी और की सजेशन सामने आ जाएगी। जी, मैंने ये भी बहुत से लोगों से जो बहसीयत एक सहाफ़ी पूछा तो उन्होंने कहा जी ये निहायत बोधी दलील है जिसने भी दी है अदालत के मज़े का खेस और निहायत बोधी दलील है, इसलिए क्योंकि जो ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन है नेवी की वो बिल्कुल डिफरेंट है और इसी तरह जो एयरफोर्स की ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। जो आपकी जो बड़ी फौज है उनके जो ऑपरेशन होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो इस वक्त हैवी डिप्लॉयमेंट है और वहां से मौक़िफ़ वही है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दे दिया है कि माजरत के साथ हम इस वक्त ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते ऐसी स्पीक। तो कल कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में क्या होगा? मुनीब आपसे कंटिन्यू करेंगे इस पे। आपने तो हमें ज़रा बताया है कि क्या हो सकता है। मीर साहब आप की भी यही खबरें हैं जो पहुंच रही हैं कि कल रियासत की तरफ से एंडोर्समेंट मिलेगी हुकूमती मौक़िफ़ को और ये कहा जाएगा कि भाई वी कांट डू इट एट दिस आवर एट दिस टाइम। अब्दुल्ला भाई, दरअसल हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो दरअसल रियासत का मौक़िफ़ है। रियासत ने हुकूमत को एंडोर्स नहीं करना, बल्कि रियासत जो है वो वही हुकूमत को उसने एक मौक़िफ़ दिया है और हुकूमत रियासत के मौक़िफ़ की तर्जुमान है। तो ये कल कोई नया काम नहीं होना। हुकूमत ऑलरेडी जो कह रही है वो रियासत ही का मौक़िफ़ है और दरअसल हुकूमत जो है वो रियासत को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको जिस पर भी समझ लें, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनकी जो काबीना है वो अभी तक उसने जो कुछ भी किया है वो रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है। बल्कि पिछले साल तो मई महीने में शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ना चाहते थे लेकिन उनको असम्बली नहीं तोड़ने दी गई। बस इतना ही कहूँगा। बाकी अच्छा, ये तो बड़ी आपने खबर दी है। ये बता दें मीर साहब कि अब रियासत जैसे कि चलें अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अब नहीं अवेलेबिलिटी होती सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की। आपको पता ही है बड़े सेंसिटिव इलेक्शन हैं जो पंजाब में होने जा रहे हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर किस नहज पर है और इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया जाता है कि वी कांट डू इट। तो फिर कैसे होंगे इलेक्शन? हो सकते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसको मैं टेक्निकल तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया फराहम करना है और इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आपने 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को आके बताना है कि आपको 21 अरब रुपया मिला या नहीं मिला। ठीक है जी, आज वो करारदाद पास हो गई है। पार्लियामेंट ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है उसको नजरअंदाज करना है और आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करना। अब इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वो बताएगी जनाब कि हमें तो हुकूमत ने पैसे नहीं दिए। वो अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे आपने पैसे क्यों नहीं दिए। अटॉर्नी जनरल कहेगा हुकूमत को पार्लियामेंट ने काबू कर दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट 2017 की
सेक्शन 69 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता है कि जनाब हालात ऐसे हैं कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन को एक दफा फिर मुलतवी कर रहे हैं। और हो सकता है कि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास कोई रास्ता ना रहे और फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे। ठीक। अच्छा, अब ये इलेक्शन मुलतवी भी हो जाए, एक सवाल ये भी आपके जहन में आता होगा कि अक्टूबर तक भी हो जाएं या इवन उसके बाद भी हो जाएं, तो आपको लगता है मुनीर फारूक साहब के कोई ऐसी इनकी परफॉर्मेंस है या इनकी परफॉर्मेंस होने के इम्कानात हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी रेपुटेशन कुछ बहाल हो सके, आवाम कोई उनको फ़ायदा हो उस इलेक्शन का, क्या इनको इस डिले का कोई फ़ायदा उन्हें मिलता नज़र आ रहा होगा? मतलब क्या होगा अगर डिले देर से भी होंगे और बहुत देर से भी होंगे तो क्या होगा? देखिए, मैं एक चीज की वजाहत यहाँ जरूर कर दूं, जो भी मीर साहब ने मेंशन की। जो रियासत है उस पर बराजमान हुकूमत होती है और ये दुरुस्त बात है कि रियासत की नुमाइंदगी हुकूमत करती है, लेकिन यहाँ हुकूमत निहायत नहीफ है, बिल्कुल फारग है और रियासत की ताकत के साथ ये हुकूमत आगे चल सकती है। और हुकूमत को इस चौमुखी लड़ाई में इस वक्त रियासत की मदद और ताकत दरकार है। रियासत ने वो मदद और ताकत और उसका इजहार गालिबन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में एक मोहर सख्त करके देना है। और दूसरी बात जहां तक रह गई कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तौहीन अदालत, देखिए इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अकेला शख्स नहीं है, 5 लोग होते हैं, ही इज वन अमंगस्ट इक्वल्स। दूसरी बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये भी ज़हन में रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो सिरे से अपनी एग्जीक्यूटिव फोर्स है ही कोई नहीं, इसीलिए तो वो हैवीली डिपेंडेंट है बाकी तमाम इदारों पर, फंड्स के लिए, पर्सनल के लिए, मुख्तलिफ इदारों पर। जब वो मिलेंगे ही नहीं तो उन्होंने अपने चपरासियों से इलेक्शन थोड़े करवाने हैं। वो कहेंगे जनाब बंदे देते हैं, हम करा देते हैं, पैसे देते हैं, इलेक्शन हम करा देते हैं। अब नहीं मिल रहे तो मैं क्या करूँ, मतलब गले में ढोल डाल के फिर इलेक्शन करवा रहा हूँ मैं, तो वो तो नहीं होगा। तो लिहाजा इलेक्शन ये भी अदालत शौक पूरा कर ले, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी तौहीन अदालत लग नहीं सकती फ्रैंकली, क्योंकि वो अपनी विल से नहीं कर रहे। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प नुक्ता उठाया उन्होंने, तो शेड्यूल जारी कर दिया है, वो और क्या करेंगे, जाहिर है वो क्या करें। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता मीर साहब ने उठाया कि वो सेक्शन 58 के तहत कहेंगे कि भाई अब हम इलेक्शन प्लान चेंज कर रहे हैं, पैसे नहीं है, बंदे नहीं है, तो हम कहाँ से कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है अपने फैसले में कि नहीं जी, इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो इलेक्शन की तारीख तब्दील करे। अच्छा जी, वो नहीं करते, फिर आपने पहले ही उनका हक सल्ब कर लिया कि वो प्लान भी तब्दील नहीं कर सकते, और सेक्शन 58 को भी आपने कह दिया कि उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। तो बस ठीक है, इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हम मौजूद हैं, बैठे हुए अपने दफ्तरों के अंदर, पैसे दें, बंदे दें, इलेक्शन हो जाएंगे, पैसे नहीं देंगे, बंदे नहीं देंगे तो इलेक्शन नहीं। अच्छा मीर साहब, बड़ा एक आम सवाल अटका हुआ है भाई, मीर साहब अब एक और भी है ना, ये जो असद कैसर साहब का ये कहना है कि अब नेगोशिएशंस, उन्होंने कहा वन टाइम हम ये कर सकते हैं अगर सीरियस पहल की जाए हुकूमत की साइड से नेगोशिएशंस के लिए, और फिर उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो सकती है शायद। अब ये किस किस्म की इन्विटेशन का और इलेक्शन की तारीख भी आगे पीछे हो सकती है बिल्कुल, मतलब उनका कहने का मतलब है अगर बातचीत हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? और ये कॉन्वर्सेशन हम इमेजिन कर सकते हैं कि खान साहब बैठे हों और यहाँ हुकूमती कुछ मेंबर्स हों और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के अलावा तो वो बात भी नहीं करेंगे, तो फिर बात कुछ आगे जम सकती है? देखिए, असद कैसर साहब जो है ना, जब वो स्पीकर थे तो उस वक्त भी असद कैसर साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ डेडलॉक खत्म हो जाए। और आपको याद होगा कि जो रूलिंग कासिम खान सूरी ने दी थी, वो रूलिंग देने का हुक्म जो है वो इमरान खान ने असद कैसर को दिया था, लेकिन असद कैसर ने इनकार कर दिया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर कासिम सूरी साहब ने वो रूलिंग दी थी। तो असद कैसर साहब जो है वो एक मॉडरेट व्यू रखने वाले आदमी है, इसीलिए वो अभी भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और ये मुज़ाकरात की बात जो है ये असद उमर साहब ने भी की है। तो जो दोनों असद हैं तहरीक इंसाफ के, असद कैसर साहब और असद उमर साहब, वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो भी मुज़ाकरात के हामी हैं। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत मुज़ाकरात पे तैयार थी तो उस वक्त इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा गलत था और बड़ा सख्त था। और पिछले साल मई के महीने में असद कैसर साहब, परवेज खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी, इन सब की हुकूमत के साथ मुलाकातें हुई थी, इनके मुज़ाकरात हुए थे, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो राजी हो गए थे कि चलें ठीक है, मैं असम्बली डिसॉल्व कर देता हूँ। ये पिछले साल मई के दूसरे हफ्ते की बात है जब शहबाज शरीफ साहब राजी हो गए थे।
असेंबली तोड़ने पे और इलेक्शन का ऐलान करने पे वो राजी हो गए थे। साहब हमें जरा लाइव जाना है। क्या किया कि जब उनको पता चला कि अब हुकूमत असेंबली तोड़ने पे राजी हो गई है तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया ताकि ये तासुर दिया जाए कि हुकूमत जो है वो प्रेशर में आ गई है। तो बस इसके बाद से जी, और उसके बाद सारा वो रोल बैक हुआ था, प्लान तकरीर भी लिखवा ली गई थी गालिबन उस वक्त। तो मीर साहब हमें लाइव जाना है पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अभी आपका शुक्रिया, मुनीफ फारूक साहब आपका भी शुक्रिया, हामिद मीर साहब आपका भी शुक्रिया। चलें लाइव लिए चलते हैं, फिर कुछ हम अपनी बात भी करेंगे। इंस्टेबिलिटी है और अब एक बहुत बड़ा आइनी बहरान ये हुकूमत जो है वो पैदा कर रही है। इस आइनी बहरान के कई जाविये। सबसे पहले तो हमारा आइन दो बुनियादी पिलर्स के ऊपर खड़ा है। पहला हमारे आइन का जो सतून है वो ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि हमने इस्लाम के नाम के ऊपर ये मुल्क हासिल किया। और उसका जो दूसरा पिलर है, उसका जो दूसरा सतून है वो ये है chosen representative of people of Pakistan will exercise this authority under the limitations prescribed by Allah Almighty। अल्लाह ताला ने जो हदूद मुतय्यन की हैं उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे ये हक़ इस्तेमाल करेंगे। हमारा आइन इसके अलावा कोई पोजीशन इन्विजेज ही नहीं करता, तस्वुर ही नहीं करता। हमारे आइन के सिर्फ ये तस्वुर है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मुंतखब लोग करेंगे, और अगर ये हिस्सा निकाल दिया जाए आइन से तो पूरी रियासत नीचे गिर जाती है, पूरा आइन नीचे गिर जाता है। और ये बुनियादी मसला है जो ये हुकूमत करना चाहती है। ये इस मुल्क में अवाम से राइट ऑफ वोट छीनना चाहते हैं, वोट का हक ही छीन लेना चाहते हैं। पहले इन्होंने हमारे जो मुआशी हकूक़ सलब किए, फिर इन्होंने हमारे पोलिटिकल राइट्स सलब किए, और अब एक जो हमारा बुनियादी हक़ है कि हम अपने हुक्मरान मुंतखब करेंगे, ये अब हमसे वो हक़ भी छीन लेना चाहते हैं। 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान, 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। अब आप मुझे बताइए, ये जो 42 लोग हैं, इससे ये एक सीक्वेंस है, ये एक हमें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कर रही है हुकूमत, ये क्या कर रही है? हुकूमत बताना चाहती है जी हम आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, चूँकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं, लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी झगड़ा तो हुकूमत से यही है हमारा, और तो कोई झगड़ा नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया। उस एतराज़ के बाद ये कैबिनेट में लेके आए। कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इस कदर सिडिशियस और इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की, यानी तकसीम इख्तियारात के फार्मूले के ऊपर कायम है। तकसीम इख्तियारात का फार्मूला क्या है? पार्लियामेंट का एक अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है, और तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे को के जो मामलात हैं उनमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। हमारे आइन का आर्टिकल 68 भी यही कहता है कि आप फौज के ऊपर और जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन वहाँ पे एलामिया जारी किया, एलामिया के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये वुज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में हुए हैं।
तो हमने कहा कि जी आप हमें नाम दे दें कि कौन कौन से वज़ीर थे जो कि इस एलामिया जारी करने में शामिल थे। सारे वज़ीरों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो शामिल ही नहीं थे। जिन वज़ीरों से हमने उनके ऑफिस से रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाईजान आपके नाम से एलामिया जारी हुआ है, आप हमें बताएं आपने ये एलामिया जारी किया है। और बिलावल भुट्टो के ऑफिस ने कहा जी वो तो उन्होंने तो मीटिंग अटेंड नहीं की। इसी तरह से जो शहरी रहमान है उन्होंने कहा हमने मीटिंग ही अटेंड नहीं की, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है एलामिया से। सो सारे वज़ीर भाग गए। फिर आज फ़ारूक हबीब ने सेक्रेटरी कैबिनेट को ये ख़त लिखा है और उनसे ये पूछा है कि जनाब आप बताइए कि उस वक़्त जो इजलास था उसमें कितने वज़रा शामिल हुए थे, ये एजेंडा जो है वो किस नंबर के ऊपर था, और आप हमें आके बताएं कि ये इसको साइन किसने किया था। इससे पहले इन्होंने क्या किया, इससे पहले ये नेशनल असेंबली में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से 2 दिन पहले इन्होंने एक एलामिया और जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया है और हम बाइकआउट कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और चीफ जस्टिस साहब ने शुरू में ये कहा कि जनाब आप ज़रा अटॉर्नी जनरल साहब मैं तो खबरें पढ़ रहा हूँ आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप कैसे अभी आर्गूमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं बाइकआउट किया। और जो हुकूमत है उसने तरले मिन्नतें करके अपने आर्गूमेंट्स दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किए। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बारी आई, नून लीग के वकील थे अकरम शेख साहब, पीपल्स पार्टी के फारूक नायक साहब और JUI के कामरान मुर्तज़ा, तीनों ने कहा कि जनाब हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ज़रा एलामिया अपना पढ़ लें जो जारी किया गया मीडिया को। इन सब ने वहाँ पे कहा जी ये मीडिया की मिस रिपोर्टिंग है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो मीडिया कही जा रहा है, हमने तो नहीं बाइकआउट किया और हम तो जनाब ये प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा देखें आप लोगों ने एक बाकायदा एलामिया जारी किया है जो हर जगह छपा है, या तो आप लोग वापस जाएं और अपने क्लाइंट से पूछें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है या नहीं है, और अगर एतमाद है तो आप उसकी तरफ से आर्गूमेंट कर सकते हैं ना, अगर उसको एतमाद ही नहीं है तो आप ज़ाती हैसियत में आपका बड़ा हमारा एहतराम है तो, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे तो फिर हम आपको कैसे सुनेंगे। और आज जो तकरीरें हो रही हैं कि जी हमें तो सुना नहीं गया और फलाने को नहीं सुना गया, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे यूँ लगता है कि एक तो पूरी इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि मरियम नवाज़ ने एक जाल बछाया है, जिस तरह से जरदारी साहब ने पहले एक जाल बछाया था जिसके ज़रिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था। आज मरियम नवाज़ जरदारी की एक बहुत अच्छे शागिर्द होने का सबूत देते हुए अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं, और इनका ख्याल सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी भी वापस मरियम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये उनका अपना मसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो वो नहीं समझेंगे, ये दोबारा उनकी अपनी मसला है। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होना लाजमी। मुझे बड़ी खुशी है कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। मुझे उम्मीद है कि उसमें ये तीनों चीज़ों इन चीज़ों के मामलात के ऊपर भी डिस्कशन होगी, और ये बात जो वज़ीर आज़म जो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बावर कराई जाएगी इदारों की तरफ से कि देखिए साहब, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं, और हमने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का हलफ उठाया हुआ है। हमने किसी सियासी जमात के सियासी मुफादात को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का हलफ नहीं उठाया हुआ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 175 ऑनवर्ड पाकिस्तान के आइन की मुहाफ़िज़ है, और अगर आपको फैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नज़रसानी की अपील फाइल नज़रसानी फ़ाइल कर देंगे, रिव्यू फाइल कर देंगे, और इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फ़ैसला कर सकती है। ये कहना कि बेंच 2 का हो या 6 का हो या 8 का हो या 10 का हो, फोरम शॉपिंग में नहीं कर सकता।
एज अ क्लाइंट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती चीफ जस्टिस को कि आप लाजमन ये बेंच बनाएं और इसमें ये जज होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और आज जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह से आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, आज छठा दिन है और मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रहा है। और पूरी कौम जो है, रात को भी आपने देखा इमरान खान की एक अपील के ऊपर। लेकिन ये तरीके इंसाफ का झगड़ा नहीं है, ये तो देखिए ये हर पाकिस्तानी का एक झगड़ा है, एक प्रेरोगेटिव है कि मुझे ये बेंच 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये मेरा आपका प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि भाई असेंबली नहीं है, 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए। 90 दिनों में नहीं होता तो चले हफ्ता आपने आगे कर दिया, वो भी गलत है। वैसे मेरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ है, 90 दिनों से भी आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर दफ़ा सही हो, बट सुप्रीम कोर्ट फाइनल होती है, तो इसलिए आपको हर फैसला जो है वो मानना पड़ता है। देखिए मेरी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान के इदारे ये बात बावर करवाएं वज़ीर आज़म को, उनकी सियासी जमात को, कि पाकिस्तान के आइन मुकद्दम रहेगा, पाकिस्तान के अवाम, ममलिकत पाकिस्तान के अवाम सबसे अहम है, उनका राइट ऑफ वोट सबसे अहम है। हुकूमत आए बाएँ शाए नहीं कर सकती, आइन के मुताबिक अमल दरामद होना है। हलफ जो तमाम लोगों ने उठाए हुए हैं उन्होंने प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये बहरान का मसला हल हो जाएगा। और अगर हुकूमत इसी ज़िद में रही कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, तो देखिए फिर बड़ी सीधी बात है, हम एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं। पहले तो चूँकि आइन है, कानून है, हमें उसके दायरे में रहना होता है। जब एक आइन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो हर शख्स की अपनी मर्ज़ी होगी कि वो एहतजाज का क्या तरीका इख्तियार करता है। लिहाजा ज़रूरी है, और एक जिस तरह कल खान साहब ने ये कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान ने कल ये कहा कि ये जिस तरह से 1970 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फ़ौज को एक दूसरे के आमने सामने लाया गया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। हम कतई तौर के ऊपर अपनी फ़ौज के साथ, अपने फ़ौजी जो हमारे सरबराहान हैं उनके साथ, अपने इदारों के साथ हम किसी कन्फ्रंटेशन के हक़ में नहीं। हमें पूरी उम्मीद भी है, हमें उनसे तवक्को भी है, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को और पाकिस्तान के आइन में दिए गए हल्फ को इंशाअल्लाह ताला तमाम इदारे और सरबराहान उसका पहरा देंगे और पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। और इकनॉमिक बहरान से निकलने के लिए पाकिस्तान का सियासी बहरान से निकलना ज़रूरी है, और यही वो उम्मीद है जिसके ऊपर हम इंशाअल्लाह कल कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास है उसकी तवक्को कर रहे हैं। थैंक यू। सर ये बताइएगा कि नून लीग के जो रहनुमा वज़ीर है वो बड़े पूरा तमाद है कि इलेक्शन 14 को भी नहीं होंगे, और इकोनॉमी एमरजेंसी की भी बातें जो है की जा रही हैं। आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे क्या आप समझते हैं, एमरजेंसी लग सकती है, नहीं लग सकती, इसके ऊपर? देखिए अली, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जब आइन को रेफ़र करेंगे तो आपने उसको सीरियसली नहीं लेना। पहली बात तो ये, आइन में जो 233, 234 और 235 ये वो प्रोविजन हैं जो पाकिस्तान में इमरजेंसी से डील करती हैं। अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि राना सनाउल्लाह की बात बिल्कुल ना सुने। आप अभी जाके नेट के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर आर्टिकल 233, 34 और 35 एक दफ़ा पढ़ लें। आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें इमरजेंसी आ सके। पाकिस्तान में इलेक्शन अगर इन्होंने रोकने हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि पाकिस्तान के आइन को उठा के बाहर फेंक दें, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ लगा, जिस तरह बिलावल भुट्टो धमकियां दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मार्शल लॉ लगा के हम जो है ये हो जाएगा या इमरजेंसी हो जाएगी, वो फिर अलहदा सूरत हाल है। वो फिर पाकिस्तान की कौम फैसला करेगी कि उसने जमहूरियत के लिए लड़ना है या नहीं लड़ना। लेकिन मार्शल लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं टाल सकते, इलेक्शन पाकिस्तान में आप नहीं टाल सकते। अच्छा सर, दो चीज़ें क्लियर कीजिएगा। एक, आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है कौमी असेंबली में, इस रेजोल्यूशन की कानूनी पोजीशन क्या है? मसलन पूरा हाउस ये कह रहा है, मतलब जो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे
उनके एग्जैक्ट वर्ड आपको ज़्यादा पता होंगे। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने बिल मूव किया हुआ है सुओ मोटो के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट ने रोका हुआ ये बिल, अगर ये 20 दिन बाद बिल ऑटोमेटिकली दोबारा फिर जाता है तो क्या पीटीआई इसमें फरीक बनने जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये रेजोल्यूशन है, इसकी जो कानूनी हैसियत है वो सिर्फ ये है कि इसका ये सफ़ा भरा हुआ है, पिछला सफ़ा खाली है, वो काम आ सकता है। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो ख़त्म होते। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने फैसला ख़त्म करना है उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपने 2/3 मेजॉरिटी से मेंबरान की नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कारदम करार दे सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट आइन के तहत आर्टिकल 184 के तहत दी जाती है, और 184 के तहत दी गई जो जजमेंट है उसको सिर्फ आप 2/3 मेजॉरिटी से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी हर सूरत में आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो बिल लेके आए हैं, ये बिल जो है ये मेला फ्राइडे के ऊपर मबनी है, बदनीयती के ऊपर मबनी बिल है, जिसमें एक पिछली तारीख से नवाज शरीफ को ये हक दे दिया गया है कि आप किसी तरीके से बहाल हो जाए। नवाज शरीफ साहब जो है, मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान आने का सबसे आसान तरीका ये है वो पाकिस्तानियों के पैसे वापस करें, उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाएं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर, ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। वो पैसे भी सारे हजम करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। ये अजीबोगरीब इनका झगड़ा है। आप पैसे वापस करें और उसके बाद जो, और मरियम नवाज ने भी पाकिस्तान के पैसे देने हैं, नवाज शरीफ ने भी देने हैं, ये दोनों अपना अपना अपार्टमेंट्स बेचें, पाकिस्तानियों को पैसे वापस करें और जो मर्जी करें। चौधरी साहब हुकूमत कह रही है कि 1 मैन शो है इस पर, और पूरा जोर उनका ये है कि चीफ जस्टिस साहब वजीर दाखिला भी है, वजीर दफा भी बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन गए हैं, सब चीजें खुद बने बैठे हैं, लिहाजा 1 मैन शो है। ये 1 मैन शो की जिन्होंने राग लापा हुआ है, क्या ये किसी और इदारे को भी ये मैसेज दे रहे हैं डायरेक्ट कि 1 मैन शो आगे भी बढ़ सकता है, किसी और इदारे की तरफ भी ये हिट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो अकेले तो अपने बेंच में भी नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिनिमम 2 लोग चाहिए अपने बेंच में, और उन्होंने जो फैसले दिए हैं उनको इंडोर्स किया है। अभी 6 जजेस ने एक फ़ैसला जो है वो फाइज ईसा साहब की एक जजमेंट को जो है उन्होंने रद्द किया है। 8 जजेस जो हैं वो तो आपके सामने उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है वो दे दी है। बाकी सारे जो जजेस हैं उनकी अपनी ओपिनियंस हैं। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई बटालियन नहीं है या रेजिमेंट नहीं है, यहाँ पे हर जज की अपनी अपनी ओपिनियन ही होती है। और दुनिया में इसीलिए ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम आते हैं, इनमें एक लचक होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। लॉ डेवलप भी ऐसे होता है जब मुख्तलिफ सोच के लोग जो हैं अपना अपने राय देते हैं। ये बटालियन नहीं है कि जो कमांडिंग अफसर ने जो कह दिया सब ने उस तरफ चल पड़ना है। ये जजेस से तवक्को भी अमेरिका में, यूके में, कहीं पे भी जो जजमेंट्स हैं वो यूनानिमस नहीं होती, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। लेकिन हम मेजॉरिटी को जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और मेजॉरिटी पे हम चलते हैं। आप ये बताइएगा कि जितने केसेस खासा के ऊपर चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनमें बेल भी उनकी हो रही है, एक्सटेंड भी किया जा रहा है, और पार्लियामेंट का हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ, तो क्या जो ये हालिया 10-15 दिन की डेवलपमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट आपको कहीं पे न्यूट्रल नजर आ रही है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, कोई दखल नहीं करी जरूरत? देखिए, आर्मी चीफ ने एक तकरीर की थी काफ़ी अरसा पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि कंसेंसस से आगे बढ़ा जाए। उनकी स्पीच के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात की है उसको प्रैक्टिकल कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। और अगर, और हम भी यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये, वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे, हमें जितना अर्सा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। 12 महीने से हम लड़ रहे हैं, अगले हम 12 महीने भी ज़ियाउल हक के खिलाफ पाकिस्तान 11 साल लड़ा था। बाकी मुल्कों में जद्दोजहदें सालों पे होती हैं, यहाँ पे भी सालों में होती है। ये बताइएगा कि ये जो सारा लड़ाई हो रही है हुकूमती साइड से, तो अल्टीमेटली आप बली किसकी देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की होगी या पूरी कैबिनेट की होगी या पीडीएम की होगी? अल्टीमेटली
मुझे सबसे सजा हुआ बकरा तो वज़ीर-ए-आज़म ही लग रहे हैं। जिस तरह इमरान ने सवाल किया, सवाल था कि न्यूट्रल अदारे की जानिब से कौन सा ऐसा जेस्चर है जिसे आप समझते हैं कि हाँ अब अदारा जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गया है और आपकी डिमांड कल पता चल जाएगा। एक सवाल पूरा हो जाएंगे। इमरान खान साहब बार बार 3 अशास में से एक शख्स जो हाथी सर्विस है उनका नाम भी लेते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो आप पॉजिटिव जेस्चर समझेंगे? देखिए बात यह है, अब तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसको पता चल जाएगा। थैंक यू। में पता लग गया। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आज जो पार्लियामान में करारदाद मंजूर की गई है उस पर सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं। बहुत सी बातें उन्होंने की। उम्मीद है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इदारों की जानिब से आइन की बालादस्ती पर जोर दिया जाएगा। 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकते इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट फैसले से तो सब पर यह बात आया हो जानी चाहिए। मरीम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ ना अहल हो जाएं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि माशी बहरान के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि पहले सियासी बहरान का खात्मा हो। अच्छा, कोई डायलॉग की बात नहीं की। अगर असद कैसर ने भी करी दी थी तो ये भी थोड़ा सा बीच में डाल देते तो ओपनिंग एक मिल जाती। आपको लगता है इनके साथ बैठेंगे कोई? अब व्हाई नॉट, किसी ना किसी को तो बैठना ही पड़ेगा। मतलब देयर इज एक्चुअली नो वे फॉरवर्ड जब तक कि आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे। और अगर कोई पहल इधर उधर से बातें फीलर्स छोड़े ही जा रहे हैं तो दे शुड बी ग्रास्प्ड। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, जान बचाने वाली अद्वियात नहीं मिल रही हैं। आई वंडर कि इस पे क्यों नहीं किसी के कान पे जूं रेंग रही। मैंने आपको बताया था कि 4 दिन पहले एक मेडिसिन है, मैं उसका मेडिसिन का नाम तो नहीं लेकिन फार्मूला नेम बताता हूँ। बेथनेकॉल चाहिए थी मुझे, ठीक है। ब्लैडर की एक दवाई होती है अपनी वालदा के लिए, वो ज़्यादा लेनी होती है 5-6 रोज़ाना, तो महीने के लिए हम चाह रहे थे कि ले लें। वो एक अव्वल तो वो कोई 2-4 पत्ते दे नहीं रहा, वो कहते हैं जी 100 गोलियां इकट्ठी दें। ये दुकानदारों की शर्त है, इकट्ठी लें। क्यों भाई? ये दुकानदारों की शर्त है 100 गोलियां इकट्ठी लें। और 100 गोलियां मैंने 4 दिन पहले पता किया था तो वो 12,000, फिर 4 दिन बाद वो 21,000 और अब वो 21,000 से भी बात बढ़ चुकी है। ये होगा जब कोई सिस्टम नहीं होगा ना इन प्लेस। और ये हो रहा है, पेनाडोल जैसी चीज़ आप लेने चले जाएं तो या तो मिलती नहीं है या 2 पत्तों से ज़्यादा नहीं देंगे। आप जाके किसी और स्टोर से लेके पूरी अब जमा कर लें। मतलब ये ऑलमोस्ट सारी दवाइयों पे यही है। बल्कि मुल्क में आपको बताएं कि 100 से ज़ायद जान बचाने वाली जो मेडिसिन हैं उनकी किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और हुकूमत और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के दरमियान कीमतों के तनाज़े का खमियाजा जो है वो ऑफकोर्स अवाम भुगत रही है। और किसने भुगतना है? अवाम बाय द वे सब कुछ अवाम ही भुगत रही है। और डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद से फार्मास्यूटिकल कंपनीज हुकूमत से अद्वियात की कीमत बढ़ाने का मुसलसल मुतालबा कर रही हैं। मुज़ाकरात भी हुए हैं जेन्युइन कि अगर कोई भी कंपनी हो वो कैसे ज़्यादा कीमत में बना के कम कीमत में बेच दे। इट डजंट मेक सेंस। भाई महंगी मिलना बेहतर नहीं है कि इससे बेहतर कि ना मिलने की वजह से बंदा मर जाए। ये हो रहा है कि महंगी ना मिलें लेकिन भाई कोई रैशनल होना चाहिए इसका। देयर हैज़ टू बी सम अंडरस्टैंडिंग, सम मिडिल ग्राउंड जहाँ हुकूमत भी कुछ पहल करे। जो इतनी सब्सिडीज़ और इस किस्म की बातें होती रहती हैं, दवाइयाँ इज़ द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड द मोस्ट, तो इस पे आए। और महीनों से हम बाय द वे इस पे पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद फारूक बुखारी का कहना है कि रेगुलेटर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ने एक साथ तमाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना करने और मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल की बुनियाद पर इजाफे पर बात करने पर इत्तेफाक किया है। अभी बात करने पर इत्तेफाक किया गया है। तो इतने में किसी की जान जाती है तो जाए। अगरचे मुज़ाकरात जारी हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी और तो मार्केट में नाजायज़ मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। एक पर्सनल एग्जांपल मैंने आपको दी है। ब्लैक मार्केट का लोग रुख कर रहे हैं जहां अद्वियात मुंह मांगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। द न्यूज़ के रिपोर्टर हैं हमारे साथ ही वकार भट्टी हमारे साथ हैं। वकार, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, बता दें कि मार्केट की असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि बातें तो हम बहुत सुनते रहते हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है। किस नौयत की दवाइयाँ जो हैं वो कम दस्तयाब हैं और इसका निज़ाम सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? जी देखें, इस वक्त मकामी तौर पर तैयार शुदा और इम्पोर्टेड मेडिकल प्रोडक्ट्स को मिला के
तकरीबन 250 से 300 से ज़ायद अद्वियात इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं हैं या उनकी सप्लाई बहुत कम है। जो मकामी तौर पर तैयार शुदा अद्वियात हैं उनमें तो मिर्गी की अद्वियात हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वो हैं, साइकेट्री की, जो नफ्सियाती अवारिस की अद्वियात हैं, कैंसर थेरेपीज़ हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं है मार्केट में। कंपनियों ने उनको बनाना बंद कर दिया है। इसमें आई ड्रॉप्स भी शामिल हैं। जहाँ तक इम्पोर्टेड मेडिकल प्रोडक्ट्स का ताल्लुक़ है उनमें देखें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो वैक्सीन्स हैं, वो मौजूद नहीं है इस वक्त। कैंसर थेरेपीज़ हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, वो शामिल नहीं, दस्तयाब नहीं हैं। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांट में यूज़ होने वाली अद्वियात हैं वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है मार्केट में। तो इसकी वजह से मार्केट में जो अद्वियात मौजूद नहीं है उनकी वजह से निज़ाम सेहत पर असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बग़ैर अद्वियात के इलाज जो है मुमकिन नहीं है, ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो निज़ाम सेहत पर तो बहुत शदीद असर पड़ रहा है और रोज़ बरोज़ ये शिद्दत बढ़ती जा रही है। अच्छा वकार, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मौक़िफ़ समझ में आता है कि खाम माल महंगा हो जाने पर पुरानी कीमतों में फ़रोख्त मुमकिन नहीं है। ये ड्रैप कितना मुश्किल है ये बात समझना, क्यों नहीं समझ पा रहा? जी देखें, ड्रैप को तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है और मैं आपको बताऊं कि जुम्मे के दिन, गुज़िश्ता जुम्मे के दिन ड्रैप के पॉलिसी बोर्ड ने ये फ़ैसला किया है कि कीमतों, जो अद्वियात की कीमतें हैं उनका महंगाई के तनासुब से उसमें इजाफ़ा किया जाए। लेकिन देखिए असल मसला जो है वो हुकूमत का है। हुकूमत जो है वो सियासी रद्दअमल से बचने के लिए अद्वियात की कीमतें बढ़ाने से गुरेज़ा है, जिसकी वजह से ये बहरान बढ़ता जा रहा है। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक इस हुकूमत का फैसला यही है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, चाहे लोगों को कितना ही उसमें सफ़र करना पड़े। अच्छा वकार, ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इनसे पूछा भी है कि फार्मास्यूटिकल से ये सवाल बनता है कि इतने साल हो गए पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए, यहाँ से मुनाफा कमाते हैं, खाम माल रॉ मटेरियल की तैयारी यहाँ क्यों नहीं की गई? मतलब इट्स बिन क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, तो ये सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं हम, और ऑब्वियसली आगे फिर ये ब्लॉक तो लगना ही था, तो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी इस वक्त मसला ये है कि जो हमारे मकामी सरमायाकार हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनको अपना पहले से जो रिटर्न है वो नहीं मिल रहा। अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा उन्हें नहीं मिल रहा, जबकि खाम माल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। तो सरमायादार जो हैं इस वक्त जो वो खाम माल की तैयारी के लिए प्लांट्स लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, एक अच्छी माशी पॉलिसी की ज़रूरत है, जो कि हुकूमत वक्त का काम है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका, वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जो भी हो जल्दी हो, क्योंकि आवाम रुल रहे हैं। मतलब इस चक्कर में ना कि ज़्यादा कीमत नहीं करने देंगे और मनमानियाँ नहीं करने देंगे, जो आपके मुताबिक मनमानियाँ हो रही हैं और आवाम ब्लैक मार्केट में कई 100 गुना महंगी दवाइयाँ खरीद रहे हैं। और प्लीज़ ये कहना छोड़ दें कि नहीं करने देंगे, यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट एट ऑल। या तो कुछ होता आपके हाथ में तो आप इस सारे मामले को संभालते, बिकॉज कुछ महीने पहले भी हमने एक पूरा प्रॉपर शो किया था इस पे, तब भी यही सारी इश्यूज थे, तब भी हमने सवाल किया था कि ये वाली हुकूमत तो ये कहा ही ना करे ना कि ये नहीं करने देंगे। सर ये सूट ही नहीं करता आप लोगों पे, क्योंकि मतलब जितना कहेंगे उतना कोई करके दिखाएगा आपका। ये लोग ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सूट नहीं, ये नहीं, अच्छा नहीं लगता। ये वाला ये निकाल दे, थोड़ा सा भी मजबूत साउंड करना ना, ये आप लोगों पे सूट नहीं करता। नो इट डजंट जेल। अच्छा मूविंग ऑन, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू भी है, एलिमेंट भी है, और पाकिस्तान में भी है, लोगों को ज़्यादा आगे ही नहीं है। हम इस काम में पहल कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों को खुसूसी देखभाल और नशोनुमा की ज़रूरत होती है। 2014 में कायम होने वाला कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम ये काम बखूबी जो है वो अंजाम भी दे रहा है, और ये इदारा डाउन सिंड्रोम से मुतासरा अफराद के इलाज, मालजे, देखभाल और तालीम व तरबियत में उनकी भरपूर मदद कर रहा है। यहाँ तक के ख़ानदानों की रहनुमाई भी की जा रही है, तो काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, इस बारे में ना मैंने एक बात ज़रूर करनी है। जब भी हम किसी डाउन सिंड्रोम के पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है या हम देखते हैं, तो हम माँ बाप के मुंह पे कह देते हैं बहुत बड़ी आजमाइश है, या आपस में बात करते हुए कहते हैं देखा वो ये करता होगा इसलिए उसके साथ ये हुआ है। यार खुदा का वास्ता है, यहाँ पे हम ज़मीनी खुदा बनना छोड़ दें और ये फैसले करना छोड़ दें कि किसको आजमाइश में अल्लाह ने डाला है और किसको नहीं डाला है। हो सकता है अल्लाह ताला उन पे बहुत मेहरबानी करना चाहता हो और इसलिए उनको इस तरह से इस प्रोसेस से गुजारना चाहता हो। सो मतलब
मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि इसका तो काम ये है या इसका ये कारोबार ये है कि इसके साथ इसलिए ऐसा हुआ है। सो स्टॉप जजिंग एंड स्टॉप बीइंग गॉड। मतलब एटलीस्ट अपना माइंडसेट तो बदले ना, बाकी चीज़ें तो बाद में बदलेंगी। खैर एनीवे, आपको जल्दी से ये भी बता दें कि इस वक्त 1600 से ज़ायद ख़ानदान कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिसमें नौमौलूद बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के अफराद को की खिदमात जो हैं उनको हेल्प आउट किया जाता है। मैनेजर KDSP ज़ैनब आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। कुछ सालों से हम KDSP से बात करते हैं, ख़ासतौर पे इस महीने में जहां लोगों के बहुत फंड, ज़कात, डोनेशंस जारी होती हैं। दिस इज़ वन डिजर्विंग प्लेस। बताइएगा, हाउ इज़ इट गोइंग KDSP? Oh, it's a wonderful sort of journey that KDSP has been through the last पिछले 9 साल से ये इदारा जो चल रहा है। कहाँ हम 10 फैमिलीज़ से कम से शुरू हुए थे और आज हम 1700 से ज़ायद फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। एंड ईच ऑफ दीज फैमिलीज़, इन सब की अपनी एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। और ये सारे कराची बेस्ड हैं? नॉट ऑल ऑफ देम आर कराची बेस्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कराची बेस्ड, लेकिन हमारे पास फैमिलीज़ आउटसाइड ऑफ कराची, मतलब पूरे पाकिस्तान से भी आती हैं, रिमोटेस्ट सिटीज़ से और आउटसाइड पाकिस्तान से भी आती हैं। व्हाट सपोर्ट डू यू प्रोवाइड? आप क्या मदद करते हैं ऐसे लोग? हम अपनी जो सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज जो हम देते हैं फैमिलीज़ को, उसको हम कहते हैं कश्ती। इसकी एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है और इसकी एक लिटरल मीनिंग भी है। सिंबॉलिक ये है कि KDSP एक कश्ती है जिसमें पेरेंट्स और KDSP पूरी फैमिलीज़ एक साथ सवार हैं। मुश्किलात पेश आएंगी लेकिन खूबसूरत सफ़र होगा इंशाल्लाह, एंड वी विल गेट टू द डेस्टिनेशन एंड विल मेक ऑल द एफर्ट्स टू ट्राई एंड मेक दीज इंडिविजुअल्स एज इंडिपेंडेंट एंड contributing members of our society. Right. क्योंकि they deserve that and they're just disenfranchised and put on the side. तो कश्ती का जो एक एक अल्फाज है वो हमारी एक एक एरिया ऑफ सर्विस को डिपिक्ट करता है। अच्छा। सो वेरी क्विकली आई जस्ट गो थ्रू इट। K depicts खानदानी सहारा, which is family support. That's how it all starts. A is आगाही, awareness. S is सेहत, health care. H is हुनर, which is skills development. T is तालीम. I is इब्तिदाई बुनियाद. Last but not the least, early childhood intervention, physical, occupational and speech therapies. Right. हमारा मकसद ये है कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो फॉर ऑल दीज फैमिलीज, उनको कहीं और उठ के जाना ना पड़े। ज़ैनब, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ फैमिलीज विद इन देमसेल्व्स बिफोर दे इवन कम टू KDSP वो रिकग्नाइज कर लेते हैं और मान लेते हैं इस बात को अगर उनका बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम में है उसे। द अवेयरनेस अमंगस्ट फैमिलीज, द एक्सेप्टेंस रेट अमंगस्ट फैमिलीज हैज़ मैसिवली चेंज्ड एंड दे आर द बिगेस्ट एडवोकेट्स ऑफ KDSP। और इनफैक्ट जब नई फैमिलीज भी हमें ज्वाइन करती हैं तो जो हम जब पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला, they tell us most of it is through referrals. बिल्कुल। Families ही word of mouth इतना strong promote करती हैं कि we don't even have to। अच्छा, इंटरवेंशन के बाद क्या नताइज निकलते हैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग जो अभी तक नहीं इस डिसीजन पे पहुँचे और जिन्होंने वाकई अपने ऐसे किसी बच्चे को साइड पे रखा हुआ है, अगर देर भी हो गई है या अर्ली भी इंटरवेंशन करनी है, कितनी बेहतर होती है लोगों की ज़िंदगी? There's absolutely a lot of difference. It all comes down to identifying it and really getting that early intervention as soon as possible. That's why we say we start on day 0. हम नौमौलूद बच्चों का हमने जिक्र किया है, तो ये बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। पता भी चल जाता है कि बच्चा है। ये प्रेगनेंसी में पता लग जाता है? प्रेगनेंसी में पता लग सकता है, लेकिन चूंकि लिमिटेड अवेयरनेस और टेस्टिंग होती है, स्पेशली इन कंट्री लाइक पाकिस्तान, एंड यू नो द सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स ऐसे हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े महंगे टेस्ट होते हैं। 94% ऑफ फैमिलीज हु अवेल सर्विस एट KDSP are on some form of aid, चाहे वो डोनेशन हो या ज़कात हो, and then that itself speaks for the kind of background that comes from डाउन सिंड्रोम का जो टेस्ट है 13th या 11th वीक में आई गेस इन प्रेगनेंसी कराना होता है, एंड इट इज ऑब्वियसली एन एक्सपेंसिव टेस्ट। बिल्कुल, और जब वैसे सब कुछ ठीक जा रहा हो व्हाइल प्रेग्नेंट तो फिर कौन लोग इतनी जल्दी तो जाते भी नहीं है मेरा ख्याल है। राइट, एंड यही है ज़्यादातर पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट जब डिलीवरी ही पता चलता है, क्योंकि कुछ इनकी डाउन सिंड्रोम जो है, just to kind of recap, it's a genetic condition. So 21st pair of the chromosome, उसके अंदर जब एक extra copy आ जाती है, that leads to certain, and because of that extra genetic material, there's some intellectual and developmental delays. और कुछ physical characteristics की आपको नज़र आ जाते हैं, there is single, crease in the hand, a flat ridge nose. आपकी लोग किस तरह मदद कर सकते हैं, quickly, briefly बता दें।
raise awareness about Down syndrome, come visit us, and of course support us through your funds and your time. That's the most. So आपकी वेबसाइट पे जाके ज़रा अब मैं KDSP सर्च कर लें गूगल पे तो और KDSP.org.pk पे जाके आप 9 साल से जो KDSP चल रहा है, this is all on donations. All on private. कोई हुकूमती सपोर्ट कुछ मिलती है? Not so far, but we're trying now to present our sort of. मेरा ख्याल है कि आपका मॉडल बड़ा कामयाब है और अगर आप यहाँ सिंध में पर्टिकुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो दे वुड बी बल्कि हम यहाँ प्ली करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को कि दिस इज वन वेरी डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान एज वेल, जहाँ जिस तरह आप खुद बता रही हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं, फैमिलीज जो हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ भर्ती करती हैं। आपको पता है ये दुनिया की तरक्की आपको मालूम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही कामयाबी का राज है। सो अगर एक प्राइवेट एंटिटी इस तरह से इस्टेब्लिश हो गई है तो उसको पब्लिक पार्टनरशिप मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो एक बेहतरीन चीज़ बन सकती है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो दिस इज़ वन डिजर्विंग प्लेस जहां आपकी फंड्स, आपकी ज़कात जा सकती है। आपको पता है इस महीने हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि वी प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू यू, जहां आप अच्छा जी, अभी हम आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के हमरा हैं। गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो शुरू हो गई है, होने वाली होगी, और ऐलान ये किया गया है कि इस मरतबा जिसने भी हज के लिए दरख्वास्त दी है वो तमाम दरख्वास्तें मंजूर की जाएंगी। देयर वुड बी नो बैलेटिंग, सो एवरीबडी हु हैज़ अप्लाइड, जिसने भी दरख्वास्त जमा कराई है वो तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली जाएंगी। तमाम आज़मीन हज पर जा सकेंगे, इस मुबारक सफ़र को अच्छा, दिस इज डेफिनेटली गुड न्यूज़। लेकिन क्या कोई कोटा सिस्टम नहीं होता हर मुल्क का? सो आई एम जस्ट वंडरिंग के कुछ तो मैनेज किया ही होगा किस तरह इन्होंने मैंने, क्योंकि आपको पता है ना कि हर मुल्क का एक कोटा होता है कि कितने लोग, वरना तो जो जहाँ से जा सकते हैं, खासतौर पे जो अमीर मुल्क हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो पूरे सारे ही चले जाएँ। सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इन द मीन टाइम बहुत अच्छा ऐलान किया है, क्योंकि वरना ये एक कश्मकश पे इंसान रहता है कि क्या नाम आएगा इस बार कि नहीं आएगा, लेकिन बताया यही जा रहा है एनीबडी हु हैज़ अप्लाइड विल बी ग्रांटेड। कोटे में 37,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इसकी तफसील बताई है। रवां साल रेगुलर स्कीम के तहत हज कोटा 44,190 था। हज के लिए 72,869 दरखास्तें मौसूल हुई और दरख्वास्त देने वाले तमाम आज़मीन को इजाज़त देने पर शुक्रगुजार हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने बयान दिया है तमाम दरख्वास्त गुजारों को हज अदायगी का मौका फ़राहम किया जा रहा है। सो जिसने भी बैंक में दरख्वास्त दी है हज पर जाने की ख्वाहिश के लिए, ये तमाम प्रोसेस किया है, उसकी दरख्वास्त हो गई है मंजूर हुकूमत की तरफ से और वो इंशाअल्लाह इस मरतबा इस मुबारक सफ़र पर जाएगा। I'm so happy for everybody who had applied. एडवांस मुबारक। एडवांस मुबारक। अच्छा जी, अब ज़रा अपडेट आपको देनी है। आपको पता है कि नूर जहाँ हथनी जो कि कराची ज़ू में बहुत बुरी हालत में, एंड आई एम सॉरी, जिस तरह हम अपने जानवरों को ट्रीट करते हैं ना, पूरी दुनिया से फिर दे पॉइंट देयर फिंगर्स एट अस। अगर हम लोगों को नहीं सही ट्रीट करते, जानवरों को क्या करेंगे? तो कराची के जी चिड़ियाघर में नूर जहाँ नाम की हथनी के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी टांगें ठीक हो रही हैं। सो दैट इज़ कितनी कोई ख़तरनाक इनिशियल पिक्चर्स और वीडियोस थी। एक हाथी अगर ना खड़ा हो सके तो फिर आप सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो टांगों में सोजन के बायस नूरजहाँ के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था, आपको याद होगा। और डॉक्टर्स के मुताबिक नूरजहाँ के जिस्म में खून का क्या, और पहले ये पता लगा था कि इसके ब्लैडर में ट्यूमर है, लेकिन थैंक गॉड कि इसके मसाने में कोई मसला नहीं है। और यही बताया गया था कि नूरजहाँ के जिस्म में खून का एक लोथड़ा सा बन गया था, जिसकी वजह से अंदरूनी आज़ा पर दबाव पड़ रहा था। और हाँ, मतलब वो कोई कैंसरस चीज़ नहीं निकली अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 पॉज की कोशिश से गैर मुल्की डॉक्टर्स यहाँ आए। इत्तलात हैं कि अफ्रीकी नस्ल की 17 साल, शी इज़ जस्ट 17, अब इसमें बेहतरी आ रही है इसकी हालत में। और हमें रिपोर्ट कर रही हैं श्वाला असलम, जो कि कराची ज़ू से ही हमें ज्वाइन कर रही हैं। ओवर टू यू श्वाला। जी बिल्कुल, चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहाँ और हथनी मधुबाला इस चिड़ियाघर की जीनत है। लेकिन पिछले 2 माह से ये देखने को मिल रहा था कि जो हथनी नूरजहाँ है उसकी तबीयत काफ़ी नासाज थी और जो हथनी नूरजहाँ का पिछला हिस्सा था वो बुरी तरीके से मुतासर हो गया था और काफ़ी हद तक वो झुक गया था। डॉक्टर आमिर खलील से जब हमारी बात हुई, जो इस टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने फिर ये बताया कि अब जो ख़तरे से जो इसकी हालत है हथनी की वो बाहर है। पहले सर्वाइवल रेट इसका 50% था जब वो यहाँ पर आए थे और इलाज नहीं हुआ था, लेकिन जब इसका इलाज हो गया
मतलब जब इसका इलाज ट्रीटमेंट जो चल रही है उसके बाद 70% जो इसकी सर्वाइवल रेट है वो अब मौजूद है। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी मेडिकेशंस हैं वो भी जारी हैं। तमाम तर अद्वियात अब तक जो इसको दी गई हैं उसके बाद जो इसके पैरों के सूजन है वो भी थोड़ी सी कम हुई है। अभी ये बताया जा रहा है तिबी माहिरीन की जानिब से कि ये बाकायदा यहाँ पर 2 हफ्ते तक रहेंगे, इसकी जो मेडिकेशंस हैं वो जारी रहेंगी। ट्यूमर का अब यहाँ पर जो इसको खदशा था वो अब ख़त्म हो चुका है। अद्वियात से जो पैरों की सूजन है वो भी काफ़ी हद तक इसकी कम हो गई है। जब ये हथनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो उसके बाद इसको सफारी पार्क भी जो इसकी साथी हथनी है मधुबाला उसके साथ मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी Thank you, Shwala, and this is definitely good news. And that is a very unique name. I haven't heard of it. Shwala का ना? हाँ, नूरजहां नहीं, नूरजहां तो आपको पता ही है, श्वाला का। Oh well, okay, चलें। हम बड़ा ढूंढ रहे होते हैं कोई अच्छी खबर भी हमें मिल जाए आपको देने के लिए। So this was one. ब्रेक ले रहे हैं। आपको पता है ना, वैसे तो ग्लोबली वेदर पैटर्न्स हैव चेंज्ड और कुछ सालों से हम देख रहे हैं जहाँ बारिशें नहीं होती थी वहाँ बारिशें होना स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ बहुत गर्मी होती थी, जहाँ नहीं गर्मी होती थी वहाँ बहुत गर्मी हो रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ऐसा मौसम तब्दील हुआ है कि बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गई है। किधर? आज़ाद कश्मीर कैन यू इमेजिन, पहाड़ों पर, जो कि अप्रैल में नहीं होती थी। यस, वहाँ बर्फबारी वैसे तो होती है बट दिस इज रियली नॉट द मंथ फॉर इट। सेलिब्रेट करने की अभी बात नहीं है बिकॉज अभी हम इन वेदर पैटर्न चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस हिसाब से ढले नहीं है, हमारी फसलें इस हिसाब से नहीं अभी तैयार होती, हम उसी टाइम पे काश्त करते हैं जिस टाइम पे पहले करते थे। अभी हम बर्फ की बात कर रहे हैं। यस, विजुअली इट्स स्टनिंग बाय द वे, नो नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर ये बर्फ जो है ये पिघलेगी, फिर एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ वाटर होगा जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आरिफ उर्फी मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तो ख़त्म हो गया है, बल्कि जो एक हफ्ते से जाली बारिश का सिलसिला था उसके थम जाने के बाद बहुत से इलाकों में धूप निकल आई है। खुसूसन मुजफ्फराबाद शहर का जो मतला है बिल्कुल साफ़ हो चुका है, उसके गिरदो नवाह में भी धूप जो है वो निकल आई है। और धूप होने के बावजूद भी धूप में वो हिद्दत और वो गर्मी नहीं है जो अप्रैल की धूप में हुआ करती है। ये क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है जिसको माहिरीन के मुताबिक मौसम जो है वो तवील हो रहे हैं, जैसे मौसम सरमा जो है वो तवील हो गया, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगियों के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर और मौसम के ऊपर बेतहाशा असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। गुज़श्ता रात को भी अड़ंकेल, शौंचर, बालाई वादी नीलम के बहुत से इलाकों में, शौंचर में और जो बालाई वादी नीलम की वादी गुरेज है उसमें भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो रात को हुआ। बर्फबारी की वजह से एकदम से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। ये जो बर्फबारी का जो सिलसिला है इसकी वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात हैं। सियाहों का अगरचे बहुत ज़्यादा रश नहीं है ऊपर के इलाके में, लेकिन इसके बावजूद जो सियाह वहाँ पे मौजूद हैं उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना हर सूरत मौजूद है। शुक्रिया आपका आरिफ। अच्छा, आरिफ जहाँ थे वो वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हुई, लेटेस्ट है, थम चुका है। उससे पहले कि उन्होंने विजुअल्स सुबह के जो थे वो वैसे भी बर्फ के दिखाए मुजफ्फराबाद में, और वो ज़ाहिर है हमें हमारे लिए पूरे रीजन को, पूरे एरिया को कवर करते हैं। अब कल ही मेरे से एक साथी मेरे पूछ रहे थे, somebody that I know, उनकी ज़मीनें हैं और यू नो एक किसान नहीं, मुजफ्फराबाद में नहीं, आई गेस समवेयर इन अपर पंजाब। सो एक किसान एक हमारे घर पे किसी सिलसिले में आए हुए थे, उन्होंने कहा अब्दुल्ला भाई बता दें कि इस मरतबा मामूल से ज़्यादा बारिश होनी है या कम होनी है। मैंने कहा यार ये अच्छा सवाल है, हम इस बारे में सेगमेंट करेंगे और बताएंगे लोगों को, क्योंकि अगर मामूल से कम होनी है तो गालिबन वो कह रहा था कि हम कपास लगाएंगे, अगर मामूल से ज्यादा होनी है तो फिर हम चावल लगा लेंगे। सो वी कैन यू नो कौन सी क्रॉप लगानी है ये डिपेंडेंट होता है कि बारिश कितनी होनी है। ये डेफिनेटली हम जरूर पता करेंगे, क्योंकि हु वुड हैव थॉट कि बर्फबारी भी हो रही होगी। सो दिस इज समथिंग दैट वी विल। सो अब जरा महंगाई भी है लेकिन फिर भी रोजे तो चल ही रहे हैं। अभी हमने कहाँ जाना है? जाफराबाद। जी बिल्कुल, जाफराबाद जाएंगे। और आपको पता है ना कि ये बहुत सी जगह हैं जहाँ के सैलाब भी आया और लोग जो एक ज़माने में अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने इलाके के लोगों को इफ्तारियाँ करवाते थे, वो खुद मुहताज अब हो गए हैं। मतलब एक काफ़ी मुश्किल सिचुएशन बनी है। हमें बता रहे हैं वहाँ से लेट्स वॉच। जी बलोचिस्तान के वाहिद ज़रई इलाकों जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, झलमक्सी में सैलाब की तबाहकारी के बाद आने वाले महंगाई के सैलाब के सामने गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद जवाब देकर रह गई है। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जा रहा है, और इन दस्तरखानों में वो लोग भी महंगाई के हाथों मजबूर आने पर मजबूर है जो कल दूसरों के लिए खसूसी तौर पर अफ्तार का एहतमाम किया करते थे। इसके अलावा कई अफराद अपनी सफ़ेद
सर्दपोशी का भरम रखते हुए महदूद तौर पर घरों में इफ्तार करने पर मजबूर हैं। सब इलाकों में ज़िला इंतजामी की जानिब से सस्ते बाजार को इनकाद तो किया जा रहा है, मगर महदूद सामान फराम होने की वजह से कई अफराद जो है खाली हाथ मायूस वापस घरों को लौटने पर मजबूर हैं। जी मजबूरियाँ अभी हमें अस्तोर जाना है और वहाँ पे हमारे रफ़ीउल्लाह आफरीदी। रमज़ान के आयाम में यहाँ इफ्तारी के हवाले से यहाँ पे अक्सर जो है पूरे ज़िले के अंदर लोकल जो यहाँ पे खाने हैं, रिवायती खाने हैं, उसको तैयार किया जाता है। ख़ास कर यहाँ पे जो है आटे को गूंद के उसके साथ बहुत सारी चीज़ें शामिल करके डव जो कि यहाँ की एक मशहूर डिश है, रिवायती खाना है, उसको तैयार किया जाता है। अक्सरियती तकरीबन 90% घरों में जो है वो डव इस्तेमाल होता है। इसके साथ ममतू जो कि ममतू भी यहाँ पे तकरीबन 80 से 90% घरानों में इस्तेमाल हो जाता है, वो भी यहाँ पे ख़वातीन खुद तैयार करती हैं। कितने नावाकिफ़ हैं। अभी हमें लगता है ना कि हमने पाकिस्तान के सारे खाने खाए हैं। मैंने डव आपने खाया और ममतू खाया आपने, मैंने तो नहीं कभी खाया। मुझे अच्छा भी लग रहा था, नाम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, डव ये भी अच्छा लगा। और जहाँ ये रफ़ीउल्लाह आफरीदी खड़े थे वो जगह बड़ी खूबसूरत थी। स्टोर इज़ ब्यूटीफुल। हमें फिरना भी चाहिए, करना पड़ेगा, कभी छुट्टी मिलेगी तो रुक करेंगे। वो तो नहीं मिलने वाली, वो नहीं होने वाला, यहीं देखेंगे बैठ के। छोटी छुट्टी के बाद भाई क्रिकेट की बात तो होती रहती है, लेकिन टेनिस दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान में इतना फ़रोग नहीं पा सका। इसकी बुनियादी वजह सहूलतों में सर्टनली कमी है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर हमें ऐसा टैलेंट मिल ही जाता है जो हम सबको हैरान कर देता है। टैलेंट है भाई, और इस बार ये काम किया है हमारे यंगस्टर्स ने। और पाकिस्तान 27 साल बाद इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अंडर 14 वर्ल्ड जूनियर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया है। और पाकिस्तानी टीम ने एशिया ओशियाना ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को हरा के क्वालिफाई किया है। और दिस इज बिग, आपको पता है? एब्सोल्युटली भाई, और फाइनल्स होंगे चेक रिपब्लिक में अगस्त में। इसी पे बात करते हैं। मार्का सर करने वाली पाकिस्तानी अंडर 14 टीम के नॉन प्लेइंग कैप्टन हैं हीरा आशिक, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मेहनत है इनकी बच्चों के साथ। बहुत शुक्रिया हीरा। अब पाकिस्तान ने इतने अरसे बाद टेनिस के एक आलमी मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया है, बड़ी कामयाबी है। हम देख भी रहे थे कि क्वालिफाइंग वाले मैचेस बड़े सख्त टीमों के खिलाफ भी थे। किस तरह से आपका ये सफ़र रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे? मतलब मुश्किल मैचेस थे काफ़ी। it's proud moment for Pakistanis और बहुत टफ था। 16 टीम थी वहाँ पे मलेशिया में। बिटवीन 16 4 टीम ने आगे वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई करना था, और बिटवीन ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छी टीम्स को हराया, जिसमें इंडोनेशिया था, ईरान और हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जो कि वहाँ की बेस्ट टीम थी। तो इन सब टीम को हरा के पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इवन फाइनल में भी पाकिस्तान जापान के अगेंस्ट 1-1 था और डबल डिसाइडिंग मैच था जो कि बहुत क्लोज था, बट इट वाज ग्रेट मोमेंट फॉर पाकिस्तानीज एंड ऑल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में टेनिस से जुड़े अफराद, एक्चुअली हर स्पोर्ट्स से ऑलमोस्ट क्रिकेट के अलावा जो जुड़े अफराद होते हैं वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि सहूलियात भी कम हैं और फिर प्रमोशन के लिए स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते। तो आपको भी यही मसाइल फेस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। एज मैंने वहाँ पे जो कंट्रीज देखी हैं, दे आर फुली स्पॉन्सर्ड बाय देयर लोग, नाइकी और बहुत से स्पॉन्सर थे उनको। और पाकिस्तान में स्पॉन्सर की बिल्कुल बहुत कमी है। एज ए क्रिकेट क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है और उसको बहुत स्पॉन्सर होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे दूसरी स्पोर्ट्स को भी करना चाहिए। जैसे स्क्वॉश देख लें, पाकिस्तान में वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 थे, बट नाउ स्क्वॉश इज बहुत पीछे चली गई है क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और मोस्टली जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। अब अगला टारगेट तो सर्टनली वर्ल्ड चैम्पियन बनना ही होगा, लेकिन यूरोप की कंडीशंस काफ़ी अलग होती हैं, तो इसके लिए कोई खुसूसी तैयारी है आप लोगों की? सोचा है कुछ? और फिर थोड़ा सा आपको पता है ना, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, क्लाइमेटाइज अपने आप को करना पड़ता है उन जगहों से, उनके मौसम से। ये बच्चे मेहनत तो कर ही रहे हैं और इनके साथ कोच भी हैं और टीम भी है और इस मेहनत के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जी हमारा राब्ता बीच में एक्चुअली मुनक़ता हो गया था। तो हम ये पूछ रहे थे हीरा आपसे कि सर्टनली वर्ल्ड चैम्पियन बनना है तो यूरोपियन कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं, इसके लिए क्या स्पेशल करने की ज़रूरत है या कर रहे हैं आप लोग?
पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से मेरी बात हुई है और वो चाह रहे हैं कि इस टीम में जाने से पहले वो 1 महीना पहले इसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे और बिल्कुल वहाँ पे यूरोपियन कंट्री है और पाकिस्तान लाइक आफ्टर 27 ईयर्स पाकिस्तान ने दोबारा इस टीम को लाइक इसके लिए क्वालिफाई किया है और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट लाइक फॉर बॉयज़ फॉर मी एज वेल। तो बहुत अच्छा है और ज़ाहिर बात है इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये एशियन लाइक और आगे यूरोपियन से हमने खेलना है तो हमें उसके लिए माइंड सेट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन लाइक जिन्होंने मुझे चांस दी है एज ए प्लेयर लाइक राइट नाउ आई एम प्लेइंग डेविस कप आल्सो, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा चांस दिया है टू गो विद पाकिस्तान अंडर 14 टीम्स और हमारा बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। शुक्रिया आपका हीरा आशिक। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स हीरा एज वेल। अच्छा 2 नाम आज हमारे शो में बड़े नाम नए। अच्छा इनके भी दोनों नाम, एक तो ये हीरा है ऊपर से आशिक भी है तो आशिक ऑफ द हीराज। एनीवे हीरा आशिक, तो हीरा एक नया नाम और शुआला। मतलब हमने सिर्फ आशिक पे नहीं हमने इक्तफा करना, हमें आशिक भी हीरा चाहिए। हीरा आशिक है मेरा भाई ऐसे कहते हैं। एनीवे सो आई लाइक दिस नेम। और दूसरी हमारी अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम शुआला। हमने शुआला कहाँ सुना हुआ है पहले? शुआला तो सुना हुआ है, शुआला नहीं सुना हुआ तो शुआला। सो ओ शवाला, शवाला वो भी नहीं मैंने सुना हुआ। बेशक आप कुछ भी डाल दें बीच में, मैंने नहीं सुना हुआ। ये माह शवाल में पैदा हुई है या नहीं है हम इनसे पूछेंगे बाद में। शवाला ओ वेल। अच्छा चलें, एक हैप्पी बर्थडे। Somebody has turned 23. Somebody has turned only 23. What is going on? शाहीन शाह अफरीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन योर 23rd बर्थडे। और ये तस्वीरें कल से बड़ी वायरल हो रही हैं। गालिबन लगता है कि आपने अपने ससुर के साथ अपनी बर्थडे जो है वो मनाई है। नहीं, मुझे लगता है बेगम ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था क्योंकि पीछे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे बेबी। बेबी लिखा हुआ है पीछे? ओह बेबी को तो छुपा ही दिया बेबीज ने। आई मीन मतलब आगे जो 2 अफरीदी थे। सो हैप्पी बर्थडे टू हिम। 2000 में पैदा हुए थे, खुद ही आप बाकी तो मैथ कर सकते हैं। और इनकी अचीवमेंट्स की मतलब के क्या लिस्ट हम स्टार्ट करें, हम नहीं कर रहे, सॉरी, हम सारों को पता है। बस हमारी ये दुआ है कि अल्लाह मियां इनको फिट रखे, इनको किसी की नज़र न लगे और ये इसी तरह पाकिस्तान के लिए मुखालिफ टीमों के छक्के छोड़ाते रहें। बहुत ही आला बात की है आपने, इससे ज़्यादा खूबसूरत दुआ और हो नहीं सकती ना, बर्थडे की हो नहीं सकती है। लेकिन ये ज़रा शाहीन आपसे हम मिलके पूछेंगे कि क्या हैप्पी बर्थडे बेबी? ओ 23 प्यार गए हैं ना हम। और ये बाय द वे जो हमने ये शॉट्स निकाले हैं ना, खास ये तौर पे तारीफ का हिस्सा है, अमर हैं ये हमने इसलिए भी दिखाए हैं कि बस ये चाहिए हमें, तो ये होता रहे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। That's all for today. We'll see you tomorrow.